तो यार आज की इस वाली वीडियो में अपन टिश्यू रिपेयर को देखने वाले हैं। तो टिश्यू रिपेयर के अंदर ये वाले वो टॉपिक्स हैं जो हमको रिव्यू करने हैं। अब टिश्यू रिपेयर के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो देखिए, जब टिश्यू को इंजरी होती है, बेसिकली जब इन्फ्लेमेशन के लिए के टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू ट्रॉमा भी एक ट्रिगर है इन्फ्लेमेशन के लिए। तो टिश्यू ट्रॉमा जो होता है, तो उसके साथ साथ में टिश्यू ट्रॉमा है तो ब्लड लॉस भी होगा। अगर कहीं कट लग जाता है तो बेसिकली टिश्यू ट्रॉमा है, तो उसके साथ में ब्लड लॉस भी होगा। तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले ये प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो पांच प्रोसेस है। सबसे पहले एक तो हीमोस्टेसिस, ब्लड को रोका जाएगा सबसे पहले। फिर सेकंड नंबर पे इन्फ्लेमेशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेसेस, सबसे पहले डिस्कस करें तो प्रोसेसेस। नंबर 1 हीमोस्टेसिस, ठीक है। हीमोस्टेसिस होगा सबसे पहले। इसके बाद में भाई ब्लड को रोक दिया। अब वहां पे नेक्रोटाइजिंग अगर टिश्यू है या फिर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसको रिपेयर करने के लिए यहां पर मैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन या फिर हम इन्फ्लेमेशन भी लिख सकते हैं। इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। इसके बाद ये दोनों तो हो गए आपकी एक तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए और एक माइक्रोबियल माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने के लिए या फिर नेक्रोटाइजिंग टिश्यू को एलिमिनेट करने के लिए। इसके बाद में रिपेयर का काम। तो रिपेयर का काम स्टार्ट होता है रीजनरेशन से। रीजनरेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे स्किन इसका बेस्ट एग्जांपल है कि स्किन अगर कहीं से उखड़ जाती है तो वापस रीजनरेट कर जाती है उस तरफ, एग्जैक्टली वैसे रीजनरेट कर जाती है। तो रीजनरेशन के अंदर बेसिकली सेम टाइप ऑफ सेल्स वापस से ग्रो कर जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल्स की वजह से रीजनरेशन होता है। अच्छा, अब अगर रीजनरेशन से रिपेयर ना हो पाए तो इसका दूसरा तरीका होता है फाइब्रोटिक टिश्यू डिपोजिशन। फाइब्रोटिक टिश्यू डिपोजिशन, ठीक है, या फिर स्कार फॉर्मेशन। ठीक है। फिर 5th नंबर पे रीमॉडलिंग। अब रीमॉडलिंग में क्या है कि जब आपका टिश्यू बनाया जाता है, मतलब रीजनरेट किया जाता है, रीजनरेट या फिर रिपेयर किया जाता है, रीजनरेट में रिपेयर किया जाता है, तो उसके अंदर अगर स्कार फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर इनिशियली कोलेजन टाइप 3 बनता है। कोलेजन टाइप 3 को ले किया जाता है। तो कोलेजन टाइप 3 काफी ज्यादा प्लायबल होता है, यानी कि काफी ज्यादा उसको सॉफ्ट मटेरियल होता है बेसिकली। उसके बाद में उसको रीमॉडल किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है कोलेजन टाइप 1 के अंदर, ठीक है। कोलेजन टाइप 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रीमॉडल कर दिया जाएगा। सो दैट स्टेप इज कॉल्ड रीमॉडलिंग। अच्छा, ये प्रोसेस हो गए। इसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मेनली एक तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका एक तो मैट्रिक्स होगा और उसके साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? उसके अंदर एक तो कोलेजन प्रेजेंट होगा, ये सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस करें। कोलेजन प्रेजेंट होगा, इसके साथ में इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। इलास्टिक टिश्यू होगा मेनली उन पार्ट्स में जहां पे स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे एओर्टा के अंदर या फिर लार्ज आर्टरीज जो है उनके अंदर या फिर हार्ट के अंदर। या फिर कोलेजन टिश्यू प्रेजेंट होगा। कोलेजन टिश्यू ऑलमोस्ट हर जगह होगा। अब 1 होगा या 3 होगा, वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या टिश्यू की। अगर ज्यादा टफ टिश्यू की रिक्वायरमेंट है तो कोलेजन टाइप 1 प्रेजेंट होगा। थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्ट कोलेजन की रिक्वायरमेंट, तो कोलेजन टाइप 3 होगा। इसके साथ में प्रोटियोग्लाइकेंस और हेपेरिन सल्फेट, इसकी प्रेजेंस होती है मेनली इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी मैं बात कर रहा हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा प्रोटियोग्लाइकेंस और हेपेरिन सल्फेट। इसमें हेपेरिन सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन को हेपेरिन सल्फेट नेगेटिवली चार्ज रखता है, नेगेटिवली चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज से फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, जो आपकी किडनी होती है उसके अंदर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब किडनी के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो वो दूसरे नेगेटिव चार्ज का, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में कोई अगर दूसरा नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो कौन सा नेगेटिव चार्ज आएगा किडनी के अंदर, ब्लड में, जिसको रिपेल कर सके? भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन में हेपेरिन सल्फेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज बना रहा है किडनी को या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेसिकली। तो किसको रिपेल करने के लिए?
वो बेसिकली एल्ब्यूमिन को और प्रोटीन को रिपेल करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन भी नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन को रिपेल करने के लिए हेपेरिन सल्फेट प्रेजेंट है। अब प्रोटीन को रिपेल करने से क्या होगा, तो जो यूरिन है उसके अंदर आपका एल्ब्यूमिन एलिमिनेट नहीं होगा, एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया को प्रिवेंट करने के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या फिर आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज लूज कर दे, तो क्या होगा, तो आपका जो प्रोटीन है वो यूरिन के अंदर निकल जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा बेसिकली, ठीक। तो ये दो चीजें प्रेजेंट है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसके बाद में रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया स्टेम सेल बेसिकली उसको मीडिएट करते हैं रीजनरेशन प्रोसेस को। अब रीजनरेशन पहला स्टेप है किसी भी टिश्यू के रिपेयर का, टिश्यू रिपेयर का पहला स्टेप है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के अंदर होता क्या, स्टेम सेल जो होते हैं, जैसे स्किन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्टेम सेल वो रीजनरेट करते हैं और वापस एज इट इज सेम सेल्स बना देते हैं स्किन के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रीजनरेशन के अंदर सारे सेल्स की कैपेसिटी सेम नहीं होती रीजनरेट करने की। अब 3 टाइप के सेल्स होते हैं बेस्ड ऑन द रीजनरेशन कैपेसिटी। 3 टाइप के सेल्स होते हैं। नंबर 1 लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, फॉर इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल स्किन के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे। इनको कोई मीडिएटर या ट्रिगर की जरूरत नहीं वापस डिवाइड करने के लिए, जैसे हटाओगे वापस डिवाइड कर देंगे। लेबाइल सेल्स हो गए कंटिन्यूअसली डिवाइड करने वाले। सेकंड नंबर पे स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स में क्या है कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन इनको अगर ट्रिगर करा जाए डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड करना भी शुरू कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लिवर, हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स स्टेबल सेल्स है। हेपेटोसाइट्स में अगर इंजरी हो जाए या फिर लिवर में इंजरी हो जाए तो बेसिकली ट्रिगर करता है लिवर रीजनरेशन को। विद इन 1 मंथ लिवर जो है वो हाफ अगर लिवर को कर दिया जाए तो वापस अपने फुल साइज में ग्रो कर सकता है लिवर। तो उसका एग्जांपल है लिवर, किसका एग्जांपल है स्टेबल सेल्स के। लिवर के साथ में पीसीटी जो होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। उनके सेल्स भी जो है वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टेबल सेल्स के। इसके बाद में थर्ड नंबर पे परमानेंट सेल्स। अब इनमें क्या है कि डिवाइड करते ही, इनमें इंजरी एक बार हो जाए तो या तो बहुत ही कम डिवाइड करेंगे। तो इनके एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी पता है, न्यूरॉन्स और आपके कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। न्यूरॉन्स, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, परमानेंट सेल्स ये डिवाइड करते हैं क्योंकि इनमें स्टेम सेल की क्वांटिटी या तो 0 ही होती है या बहुत कम होती है। इनमें इंटरमीडिएट और इनमें अच्छी खासी काफी ज्यादा स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 3 आपके रीजनरेशन कैपेसिटीज। अब अगर रीजनरेशन से अगर टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाती तो स्कार फॉर्मेशन होता है। अब स्कार फॉर्मेशन के 3 स्टेप। तो देखिए स्कार फॉर्मेशन में क्या होगा, सबसे पहले फाइब्रोटिक टिश्यू से भी पहले कैपिलरीज का डेवलपमेंट शुरू होगा, कैपिलरीज बनने लगेगी, फिर वहां पे फाइब्रोब्लास्ट आएंगे। सबसे पहले कैपिलरीज बनी, फिर फाइब्रोब्लास्ट आया तो फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। अब जो फाइब्रस टिश्यू बना उसको कन्वर्ट किया जाएगा दूसरे टाइप के फाइब्रस टिश्यू में, यानी कि टाइप 1 कोलेजन में बेसिकली रीमॉडलिंग की जाएगी, ठीक है। तो स्कार फॉर्मेशन में सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया, एंजियोजेनेसिस। ब्लड वेसल ही बन रही है किसी की, एंजियोजेनेसिस यानी ब्लड वेसल फॉर्मेशन, एंजियोजेनेसिस। नाउ दिस इज मीडिएटेड बाय वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसके साथ में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, FGF, या फिर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। मतलब या फिर नहीं, तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं और एंजियोजेनेसिस का बनता है। नंबर 2 देखिए, फर्स्ट स्टेप में तो एंजियोजेनेसिस आपको समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में जो फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू में बेसिकली ग्रैन्युलेशन टिश्यू को पहले ले किया जाता है, कोलेजन से पहले ग्रैन्युलेशन टिश्यू को ले किया जाएगा और उसके लिए आपको फाइब्रोब्लास्ट चाहिए होंगे। ग्रैन्युलेशन टिश्यू बिफोर कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन सिंथेसिस से पहले चाहिए ग्रैन्युलेशन टिश्यू, तो फाइब्रोब्लास्ट चाहिए होंगे उसके लिए। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सेकंड
प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है, अब इसके बाद में कोलेजन सिंथेसिस होगा। तो कोलेजन सिंथेसिस के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले लिख देता हूं कोलेजन सिंथेसिस। अब इसके लिए क्या चाहिए, काफी हद तक कॉमन फैक्टर्स है, FGF यानी कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इसके साथ में ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसके साथ इंटरल्यूकिन 1 चाहिए आपको, और इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 8 ये भी चाहिए कोलेजन सिंथेसिस के लिए। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8। ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हुआ स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद में वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में क्या होता है, वुंड हीलिंग 2 टाइप का होता है, 2 टाइप से हो सकता है। कौन कौन से है वो 2 टाइप, एक तो प्राइमरी यूनियन और एक सेकेंडरी यूनियन। तो या फिर कह सकते हैं प्राइमरी यूनियन बेसिकली क्या है, वो आप फिजिकली वुंड को पास ला रहे थे। देखिए वुंड ये था, मान लीजिए स्किन के अंदर ये वुंड है, कट लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे स्किन है, यहाँ पे स्किन है, ये बीच में वुंड है। तो या तो हम इसको फिजिकली अगर पास लाते हैं वाया सूचर्स और मेटालिक स्टेपल्स या फिर कोई डर्मल एडिसिव्स, इन सब से इनको फिजिकली आप पास लाते हैं, दैट इज प्राइमरी यूनियन। एक इससे वुंड हीलिंग ट्रिगर हो सकती है। या फिर इनको फिजिकली पास लाने की जगह यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, कुछ फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जिनको मायोफाइब्रोब्लास्ट हम नाम देते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से पास खींचते हैं वुंड के दोनों एंड्स को, और ये वुंड हीलिंग ट्रिगर होती है उससे। ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या था, फाइब्रोब्लास्ट ट्रिगर कर रहे थे, फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था मायोफाइब्रोब्लास्ट, और प्राइमरी के अंदर आपने सूचर्स या मेटालिक स्टेपल्स वगैरह से या फिर डर्मल एडेसिव से उनको पास लाया। ठीक है, ये थी वुंड हीलिंग। अब एब्रेशंस इन वुंड हीलिंग। ठीक है, एब्रेशंस इन वुंड हीलिंग। एब्रेशंस इन वुंड हीलिंग क्या है, देखिए एब्रेशंस यानी कि कुछ एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल क्या हो सकता है, या तो डिले हो जाए वुंड हीलिंग, थोड़ा टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाए। तो कब हो सकता है, आपने एक कंडीशन ऑब्वियसली सुनी होगी, डायबिटीज। तो डायबिटीज के अंदर एक तो वुंड हीलिंग थोड़ा सा डिले हो जाता है, और डायबिटिक फुट के अंदर, डायबिटीज में अगर फुट के अंदर इंजरी हो जाए और रिपेयर अगर वो नहीं हो रही, डिलेड हो जाए वुंड हीलिंग, तो उसके अंदर हम प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर उसको एक्सटर्नली देते हैं, प्लस ऑक्सीजन थेरेपी तो देते हैं। ठीक है, एक तो डिलेड वुंड हीलिंग। इसके बाद में एक होता है हाइपरट्रॉफिक वुंड हीलिंग। डिलेड वुंड हीलिंग आपको समझ में आ गया। अच्छा, डिलेड वुंड हीलिंग के एग्जांपल्स मैं आपको बताता, डायबिटीज हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन अगर कोई है परसिस्टेंट जो काफी लंबे टाइम तक है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई और फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी। इसके बाद हाइपरट्रॉफिक इन्फेक्शन, हाइपरट्रॉफिक वुंड हीलिंग। हाइपरट्रॉफिक वुंड हीलिंग में क्या होता है, देखिए मान लीजिए वुंड है, चोट लगी है यहाँ पे, ठीक है, वुंड है। अब इसके अंदर जो हीलिंग होनी चाहिए थी स्कार फॉर्मेशन से, वो इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, इतनी होनी चाहिए थी, मान लीजिए वुंड हील हो गया, लेकिन अब इन सेल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाए और ये वुंड हीलिंग इतनी बड़ी हो जाए, ये लिमिटेड वुंड के रीजन तक ही है, उससे आगे नहीं जा रहा, लिमिटेड वुंड के रीजन तक है, लेकिन अनरिक्वायर्ड जगह, जो जिस जगह पे वुंड हीलिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है, वहां पर भी वो जो स्कार टिश्यू प्रेजेंट है, वहां पर भी स्कार टिश्यू डेवलप हो गई, दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक वुंड हीलिंग। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक वुंड हीलिंग ये है। इसके बाद में एक होती है कीलॉइड। कीलॉइड, इसको मैं लिख देता हूं, कीलॉइड। कीलॉइड क्या होता है, कई बार वुंड हीलिंग के दौरान स्कार टिश्यू जो उसका एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगता है, एक्सेसिव फॉर्मेशन होने लगता है, और ट्यूमर लाइक अपीयरेंस आने लगता है। ट्यूमर नहीं है वो, लेकिन ट्यूमर लाइक अपीयरेंस आने लगता है। ये क्या होता है, कई बार जब ईयर को पियर्स किया जाता है, ईयर पियर्सिंग जो होती है ना, उसको, उसकी वजह से वो जब हील होता है, तो वो कीलॉइड यहाँ पे फॉर्मेशन दिखता है कई बार, और इट इज वेरी कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन, कीलॉइड। ठीक है, और कीलॉइड बेसिकली मतलब एक्सेसिव वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, मतलब वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है जिसके अंदर स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, वो एक्सेसिव फॉर्मेशन लगता है, उसका स्कार ज्यादा ही बनने लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए वुंड है, अब इस वुंड के अंदर यहां तक सिर्फ इतना हुआ वुंड हील, तो नॉर्मल वुंड हीलिंग है, इतना हो गया तो हाइपरट्रॉफिक। अभी
ये तो थोड़ा सा नॉन रिक्वायर्ड जगह में भी आ गया हाइपरट्रॉफी। अब अगर इतना हील हो जाए, ठीक है, इतना हील हो जाए, वुंड तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, वुंड के आगे भी बढ़ जाए, यहां देखिए, तो इसको कीलॉइड बोलते हैं और ट्यूमर लाइक दिखने लगता है। आप इसकी नेट पे इमेजेस सर्च कर सकते हैं, कीलॉइड, ठीक है। तो ये वुंड हीलिंग जो है बेसिकली बहुत ज्यादा एरिया में स्प्रेड कर चुकी है, अनरिक्वायर्ड एरिया प्लस वुंड का जो लेंथ है उससे भी आगे निकल चुका है कीलॉइड। इसके अंदर कोलेजन टाइप 3 का डिपोजिशन हमको ज्यादा प्रीडोमिनेंट दिखता है। जो रिप्लेसमेंट होता है टाइप 3 का, टाइप 1 मतलब जो टाइप 1 रिप्लेस करता है टाइप 3 को, उसमें थोड़ा सा डिलेड होता है प्रोसेस, ठीक। तो ये कीलॉइड था। तो यही था बेसिकली टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।